वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सेल चैप्टर, जिसमें हमने जो है सेल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो उसी का आज हम करेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज से। ठीक है, सो एक बार पिछला रिकैप कर ले। तो पिछला हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जो है पिछला पढ़ा था कि सबसे पहले पढ़ा कि सेल क्या है, उसके बाद सेल थ्योरी क्या है और सेल थ्योरी किसने दी थी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा एक सेल का ओवरव्यू कि सेल कैसे होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। फिर इसमें हमने टाइप ऑफ सेल्स में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब बैक्टीरिया, उसके शेप्स पढ़े। फिर सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस पढ़े। ठीक है, उसके बाद जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज से। अगर किसी ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो, इस वाले चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा हो, तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर देखिए, तब जा कर के आगे के जो ये वीडियोज़ है ये समझ आएंगे। ठीक है, सो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं सेल में। ठीक, सो ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल, और ये प्रोकैरियोटिक सेल का ये जो दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये राइबोसोम जो है इसके साथ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा था इन ऐसे फोल्ड करती है अंदर की तरफ, जिसको मेसोसोम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, so they are about 15 nanometer by 20 nanometer in size. so 15 by 20 nanometer होते हैं साइज में। ठीक है, मतलब ऐसे में 15 और ऐसे में ऐसे में 20 नैनोमीटर और ऐसे में 15 नैनोमीटर होते हैं। So and are made up of two subunits. दो subunits है 50s and 30s subunits, which when present together form 70s prokaryotic ribosomes. ये prokaryotes की बात चल रही है। यहाँ पे ये 70s का ये मतलब नहीं है कि तुमने 30s और 40 प्लस कर दिया तो 70 आ गया, नहीं। यहाँ पे जो है ये इसका स्वेडबर्ग यूनिट है। जब भी हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन पर जो है ये सेडिमेंटेशन रेट है कि ये एक एक जो है एक सब यूनिट यहाँ है तो दूसरा सब यूनिट यहाँ है, तो जो सेडिमेंटेशन रेट है तो ये 30 पर है, ये 50 पर है, और जब इन दोनों का मिल करके किया जाता है तो ये ऐसे आता है जो कि आता है 70। इसीलिए जो है जब दोनों का अलग से करेंगे तो 30, जब दोनों का अलग से सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो 30s और 50s आता है। ये जो है फॉर लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट। और जब दोनों का साथ में सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो वो 70s आता है। ठीक है, ओके, सो इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। ये होता है स्मॉल सब यूनिट इस तरह से, उसके ऊपर जो है ये इस तरह से लार्ज सब यूनिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसाइज की साइट होती है, इसीलिए वो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। सो इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, देखो mRNA होता है, mRNA इस तरह से होता है, इसके ऊपर एक साथ में बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं ताकि जो है mRNA को पढ़ करके वो प्रोटीन का सिंथेसाइज कर सके। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स बोला जाता है। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। सो राइबोसोम्स का काम क्या है, ट्रांसलेशन करना mRNA का प्रोटीन्स में। ठीक है, फिर आते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स तो नहीं बोल सकते, बट ऐसे कुछ छोटी बॉडीज जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि ऑर्गेनेल्स से साइज में छोटी है और कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। सो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, सो जो भी रिजर्व मटेरियल होता है, कुछ भी जो सेल का फूड होता है, जो कुछ भी रिजर्व मटेरियल होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में स्टोर होता है। सो दिस आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है। एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेनुअल्स हो गए,
साइनोफाइसिया ग्रेनुअल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स हो गए। तो ये सारे जितने भी ग्रेनुअल्स है ये सारे जो है फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ गैस वैक्यूल्स है आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये सेल है, सेल के अंदर ये इस तरह से ग्रेनुअल्स या फिर ये इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसमें कुछ भी मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, फिर आते हैं अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। सो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का जो है मेम्ब्रेन है। सो न्यूक्लियस हैव इट्स मेम्ब्रेन, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, सो द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो कौन से आते हैं? प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, ये यूकैरियोट्स में आते हैं। So in eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज से। अब इसका क्या मतलब है? ये रहा यूकैरियोटिक सेल, इसमें ये रहा न्यूक्लियस, इसमें मान के चलो ये दूसरे कुछ ऑर्गेनेलीज हैं। तो इसमें जो ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो ये साइटोप्लाज्म यहाँ भी प्रेजेंट है, वो यहाँ भी प्रेजेंट है और वो यहाँ भी प्रेजेंट है, बट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं और दूसरे जो ऑर्गेनेलीज है उसका अपना एक अलग जो साइटोप्लाज्म ही है बट वो अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म जो है वो काफ़ी डिफरेंट कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। सो यूकैरियोटिक सेल्स पजेस एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसका एक ऑर्गेनाइज्ड अच्छे से मतलब पूरा मेम्ब्रेन वाला एक न्यूक्लियस होता है विद अ न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको बोला गया है। So in addition, eukaryotic cells have variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Locomotory और cytoskeletal structures इस तरह से होते हैं जो सेल के लोकोमोशन में उसकी मदद करते हैं and even also transport. Their genetic materials जो is organized into chromosomes. इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से जो है किसमें, क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, पहले तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से क्रोमैटिन मटेरियल में वो प्रेजेंट होता है, बट क्या होता है जब सेल डिवाइड होना होता है ना तब वो इस तरह से क्रोमोसोम्स में जा कर के बन जाता है अपना जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है फिर जा कर के सेल डिवाइड होता है। तो ये डिवीजन के बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका शायद नेक्स्ट चैप्टर वो सेल डिवीजन वाला है उसमें पढ़ेंगे हम। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होती है। जैसे प्लांट और एनिमल सेल्स डिफरेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। एज द फॉर्मर possess cell walls, plastids and large central vacuole which are absent in animal cells. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में जो है सेल वॉल्स होती है, प्लास्टिड्स होता है, प्लास्टिड्स जो क्लोरोप्लास्ट वाला प्लास्टिड वो होता है और एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। लेकिन जो है वो एनिमल सेल में ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है। लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स देखो, सेंट्रियोल्स जो है वो बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। अभी इसको याद रखो, बस इसको याद रखो कि सेंट्रियोल्स बनाते हैं स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल फाइबर किस में काम आते हैं? सेल के डिवीजन में काम आते हैं। ओके, हाँ, तो सो ये रहा दोनों का क्लियर कट डिफरेंस, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ऊपर वाला प्लांट सेल है, नीचे वाला एनिमल सेल है। तो इसके हम एक एक स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में सबसे बड़ा अगर हमको कोई चीज़ दिख रही है तो वो क्या है? वो है वैक्यूल। ठीक है, सबसे बड़ा वैक्यूल होता है इसमें, न्यूक्लियस से भी बड़ा। फिर उसके बाद हम मेम्ब्रेन पर भी आते हैं। तो सबसे बाहर वाली जो हमको मेम्ब्रेन दिख रही है, कहाँ गया इसका वेट, इसकी लेबलिंग कहाँ गई है इस वाली मेम्ब्रेन की? जो ये सेल वॉल है, वेयर इज लेबलिंग इसकी? ये रही, ये जो सबसे बाहर वाली जो हमको आउटर लेयर दिख रही है वो है अपनी सेल वॉल। उसके बाद सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हाँ, ये देखो ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक गैप होता है जिसको मिडिल लैमेला बोला जाता है। यहाँ पे वो प्रोमिनेंट दिख रहा होगा गैप, उसको मिडिल लैमेला बोलते हैं। उसके बाद फिर आते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का एनवलप है, यूकैरियोटिक सेल इसलिए न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर जो इसका मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियर एनवलप। फिर ये न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर होता है काफ़ी डेंस स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, ये न्यूक्लियस है। इसके बाद यहाँ पे ये इस तरह वाले जो दिख रहे स्ट्रक्चर्स, ये वाले इसको बोला जाता है गोल्जी एपैरेटस स्ट्रक्चर्स। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं ये छोटे छोटे जो दिख रहे डॉट डॉट जैसे, ये है हमारे राइबोसोम्स। उसके बाद जो एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो पूरा मैट्रिक्स से भरा हुआ है सेल वो है अपना साइटोप्लाज्म। फिर कुछ और अपने पास जो है कुछ छोटे छोटे इंक्लूजन बॉडीज होते हैं जिसको पेरोक्सिसोम भी बोला जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से फाइबर्स का नेटवर्क दिख रहा है, ये फाइबर्स का नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसको साइटोस्केलेटन बोला जाता है। उसके बाद कुछ गैप्स होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में अगर कुछ भी ट्रांसफ़र करना है तो सेल वॉल में कुछ गैप्स होते हैं, इन गैप्स को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। फिर उसके बाद हाँ आर ये न्यूक्लियस से अटैच्ड जो है इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स है ये वाले होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाहर जो स्ट्रक्चर्स है जो न्यूक्लियस से अटैच्ड नहीं है और काफ़ी दूरी पे स्ट्रक्चर्स है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये रफ वाले पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रफ, इसलिए उनको रफ बोलते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर रफ दिखता है। और भी कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती है जिसको लाइसोसोम्स बोलता है, ठीक है, लाइसोसोम्स बोलता है, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन वगैरह करवाते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग किस पर आते हैं, हम लोग आते हैं एनिमल सेल पर। एनिमल सेल में भी सेम बहुत सारी जो सिमिलैरिटीज़ है जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो सबसे पहले साइटोप्लाज्म है, उसके बाद सेम यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, फ्री राइबोसोम्स और अटैच्ड दोनों प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपैरेटस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है। इसमें हमारे पास एडिशनल क्या है वो है सेंट्रियोल, ये देखो ये रहा सेंट्रियोल प्रेजेंट है जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है जब सेल डिवाइड होता है। और कुछ माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है जो सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जो है इस तरह से बाहर की तरफ प्रोट्रूड होती है जिससे माइक्रोविलाई बनती है, ठीक। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं, माइनर से डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस को याद रखना, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स भी याद रखना, ठीक है। मैं खुद से ना वीडियोस डालूंगी जिसमें मैं खुद से सेल का स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी कि एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और कैसे उसको याद रखा जाता है, ठीक। ओके, फिर हम बात करते हैं, लेट अस नाउ लुक एट द इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेलीज टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेलीज को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास जो है वह सेल मेम्ब्रेन, ओके। So the detailed structure of membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s. 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही जो है वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से देखा गया। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. ठीक, so क्या हुआ ना, जो केमिकल स्टडीज़ किस पर, ह्यूमंस की आरबीसीज पर केमिकल स्टडीज़ की गई जिसके थ्रू जो है पता चला कि केमिकल स्टडीज़ करके कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन जो है इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब हमने बायोमोलिक्यूल्स इसीलिए पहले पढ़ा ताकि बच्चों को पता हो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या है। तो जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना है, लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना है, ठीक। सो जो मेजर लिपिड्स जो प्रेजेंट है
वो है फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। बात करते हैं फॉस्फोलिपिड क्या है। सो ये हमारे पास एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये लंबा चेन। देखो हमने जैसे पढ़ा था कि लिपिड्स जो रहते हैं वो कार्बन के एक लंबी सी चेन होती है जिसमें बहुत सारे कार्बन्स और हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं। तो इसके साथ एक ग्रुप जुड़ा है, वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये होता है लिपिड्स, ठीक है। ये होता है फॉस्फोलिपिड्स। सो लिपिड्स के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है दैट इज फॉस्फोलिपिड। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। सो ये किस तरह से अरेंज्ड होता है, देखो मान के चलो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में ये से प्रेजेंट होता है। ये जो इसके पोलर हेड्स है, पोलर हेड्स मतलब हाइड्रोफिलिक हेड्स। तो हाइड्रोफिलिक हेड्स जो है वो वाटर लविंग है, उनको वो पानी से अटैच्ड हो जाते हैं, पानी से रिएक्ट करते हैं, दैट्स वाई वो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। और जो हाइड्रोफोबिक है, फोबिक मतलब जिसको पानी से डर लगता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिक मतलब होता है फोबिया, डर लगना, वो पानी से दूर जाता है, दैट इज हाइड्रोफोबिक। और एक होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब सेम वाटर एंड फिलिक या फिर फिलिया दैट इज लव, मतलब जिसको पानी पसंद है, जो पानी के पास जाता है। तो इस तरह से होते हैं। तो ये देखो ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसका गोल हेड है और जो है ऐसी टेल्स है, ये लिपिड का टेल है, ठीक। फॉस्फेट ग्रुप है, लिपिड का टेल है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये वाला इस तरह से। पूरा जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे ही स्ट्रक्चर से बना रहता है, ओके। So this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons, so जो non-polar tail है saturated hydrocarbons का लिपिड वाला is protected from aqueous environment, ताकि वो उसको aqueous environment से प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए उसको अंदर की तरफ रखा जाता है, ठीक है। सो इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स के एडिशन से जो है मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सो ये कोलेस्ट्रॉल्स भी जो है मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं, ताकि मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल रहे और मेम्ब्रेन जो है जो उसके लिपिड से लिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड रहे। सो लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जो है क्लियरली रिवील्ड दैट दी सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब प्रोटीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि चैनल प्रोटीन्स होते हैं, या फिर यूँ कहते हो कि वो प्रोटीन्स एक्सपोर्ट में काम करते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर से किसी को भी अंदर ले जाना या अंदर से किसी को भी बाहर ले जाना, किसी मॉलिक्यूल को, किसी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को। तो ये मदद किया जाता है इन प्रोटीन्स के थ्रू। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ये, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। और शुगर, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स या सिग्नलिंग का काम करते हैं, ठीक। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं, इनसे आकर के एक लाइगैंड आके बाइंड हो जाता है, जो क्या करता है, कोई भी सिग्नलिंग पास करता है सेल के अंदर, इस तरह से सिग्नल का इंडक्शन होता है, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types. प्रोटीन्स और लिपिड्स का रेशियो वैरी करता है, किस जगह प्रोटीन ज़्यादा है लिपिड्स कम है, किस जगह लिपिड ज़्यादा है प्रोटीन कम है, बट स्टिल लिपिड्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन। सो इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। देखो जो मेम्ब्रेन है, किसका मेम्ब्रेन, एरिथ्रोसाइट का जो मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है और लिपिड कंटेंट कम है, जो कि सिर्फ 40% लिपिड्स है। सो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरियल। सो एक्सट्रैक्शन की ईज पर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है दो तरह के होते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरियल। देखो ये रहा पूरा मेम्ब्रेन, अगर कोई प्रोटीन इस तरह से दोनों ऐसे मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर रहा है
दैट इज इंटीग्रल। और अगर कोई इस तरह से अटैच्ड है मेम्ब्रेन के ऊपर, सिर्फ एक ही साइड पे अटैच है, जिसको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको बोला जाता है पेरिफेरियल। सो पेरिफेरियल प्रोटीन्स लाई ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है ऑफ मेम्ब्रेन, वाइल इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली या फिर टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, जो पूरे मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है। So, an improved model of the structure of cell membranes was proposed by Sanger and Nicholson 1972, widely accepted as fluid mosaic model। ठीक है, सो बात करते हैं सबसे सबसे अहम जो मॉडल मेम्ब्रेन का प्रपोज किया था, वो सेंगर और निकोलसन ने प्रेजेंट किया था 1972 में, जिसका नाम दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये मतलब है कि मेम्ब्रेन जो है वो कोई इस तरह का कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर नहीं, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड की तरह। जैसे फ्लूइड होता है फ्लेक्सिबल, जैसे जेली, जेली नहीं बोल सकते बट जैसे पानी होता है, ऑयल होता है, वैक्स होता है, जैसे बहुत फ्लेक्सिबल सा होता है, तो मेम्ब्रेन उस तरह का फ्लेक्सिबल है, तभी तो जाकर के मेम्ब्रेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है। अगर वो रिजिड होता तो क्या वो इस तरह के कोई स्ट्रक्चर्स बना पाता? जैसे मान के चलो, जैसे जो अमीबा है, अमीबा हमने देखा है वो स्ट्रक्चरलेस होता है, इसको कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो अगर मेम्ब्रेन रिजिड होता तो ये जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना पाता। इवन हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेल्स है जिनका काफ़ी डिफरेंट, मतलब जो काफ़ी डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में एक दूसरे से। और लेकिन जो प्लांट सेल जो होते हैं ना, वो स्टिफ होते हैं, वो रिजिड होते हैं। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के साथ उसके साथ क्या है, सेल वॉल है जो ज़्यादा रिजिड है, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू दिस दी क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का क्या होता है, फ्लूइड नेचर होता है, क्योंकि उसके पास लंबी जो है वो कार्बन्स की टेल होती है, हाइड्रोकार्बन्स की, इसलिए वो काफ़ी इस तरह का नेचर होता है फ्लूइड का। जैसे ऑयल, घी देखा है किस तरह से बहता है, तो वैसा स्ट्रक्चर। इनेबल्स lateral movement of proteins within the overall bilayer, प्रोटीन्स का मूवमेंट कराता है बाइलेयर में। दिस एबिलिटी टू मूव विदिन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। सो इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी बोला जाता है, ठीक है। The fluid nature of membrane is also important for the point of view of functions like cell growth, formation of intracellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. तो जो फ्लूइड नेचर है ना सेल मेम्ब्रेन का, उसके वजह से ही सेल जो है अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जिससे सेल का ग्रोथ होना। फॉर्मेशन इंटरसेल्युलर जंक्शंस का फॉर्मेशन, इस तरह से कुछ जंक्शंस बनते हैं। वेसिकल्स का फ्यूजन होता है जिसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब है सेल के अंदर अगर कोई मटेरियल, सेल जो है अपने अंदर अगर कोई मटेरियल लेता है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलता है। और जब सेल के बाहर कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है तो वो एक्सोसाइटोसिस होता है। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, इसको याद रखना। One of the most important functions of plasma membrane is the transport of molecules across it। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा फंक्शन है कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना। The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it। selectively permeable होता है मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स को वो अपने जो है अंदर ले सकता है, बाकी को नहीं लेता है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called as passive transport। so बहुत सारे molecules जो है वो बिना किसी एनर्जी के मेम्ब्रेन के अंदर जो है, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन में से ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं? जैसे कुछ छोटे छोटे आयंस हो गए, छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स हो गए जो कि पोलर होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल कर जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ होते हैं जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन से मूव करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाना है बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट का, तो किसके थ्रू होना चाहिए? वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होना चाहिए। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो भी मॉलिक्यूल हमको अंदर मूव करवाना है इसका कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा है, और मेम्ब्रेन के अंदर इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो ये यहाँ पे मूव करेगा। लेकिन अगर इसका ही रिवर्स हो गया कि यहाँ कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया मेम्ब्रेन के अंदर, बाहर साइड कंसंट्रेशन कम हो गया, तो ये यहाँ से अंदर से बाहर मूव करेगा। इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए।
ठीक, so from higher concentration to lower concentration, water may also move across the membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called as osmosis. जब वाटर मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये ऑस्मोसिस कहाँ होता है, सिर्फ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात चल रही है यहाँ पे, तब जाकर के जो मूवमेंट होता है वाटर का उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid layer, so polar molecules जो है non-polar lipid bilayer से पास नहीं कर सकते, इसलिए उनको कुछ कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है. तो इसमें क्या होता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इजीली पास करते हैं क्योंकि जो लिपिड बाइलेयर है वो नॉन पोलर है, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से जल्दी पास नहीं करते, इसलिए उनको कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है जो उनको ले जा सके मेम्ब्रेन से अंदर. For the membrane to facilitate their transport across the membrane, a few ions या फिर molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration. कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको जो है उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसफ़र किया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है. So such transport is energy dependent process in which ATP जो है is utilized as and is called as active transport. जहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और ये क्या होता है, अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है, मतलब लोअर टू हायर जाता है. एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम के मॉलिक्यूल्स और पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स, ठीक. सोडियम के मॉलिक्यूल्स, 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं. वेट, ये मेम्ब्रेन है. 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स जो है कहाँ थी मैं, हाँ, 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है. ओके, फिर आते हैं सेल वॉल. सेल वॉल की बात करते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. सो एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर. ये क्या नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसके सेल्स मर चुकी होती है, दैट्स वाई नॉन लिविंग. कॉल्ड सेल वॉल जो है फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स. हाँ, ये फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन फंजाई में ये काइटिन का बना रहता है और प्लांट्स में जो है सेलुलोज का होता है. सेल वॉल जो है नॉट ओनली गिव्स शेप टू सेल्स एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक. ये क्या करता है, सेल वॉल के फंक्शंस क्या है, सबसे पहला तो इसका प्रोटेक्शन, कि वो जो प्लांट क्या होता है, जैसे हम हैं, ह्यूमन से एनिमल से अगर उनको कोई भी खतरा हो, बारिश से खतरा हो, हाई टेम्परेचर से, किसी भी चीज़ से अगर खतरा हो, तो हम क्या करते हैं, एक तो हमारे बॉडी को ढक लेंगे या फिर कोई घर में जाकर के घुस जाएंगे, तो हम छिप सकते हैं. लेकिन प्लांट्स छिप नहीं सकते. प्लांट्स को हार्श वेदर से गुजरना पड़ता है, पानी का कमी, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, फिर ड्राई सीज़न आता है, मतलब अलग अलग सीज़न से, भयानक चीज़ों से गुजरना पड़ता है प्लांट्स को. इसीलिए प्लांट्स की जो सेल है उन्होंने अपने ऊपर जो एक बहुत हार्ड टफ कवरिंग लगा ली है जिसको बोला जाता है सेल वॉल, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी डैमेज से, किसी भी इन्फेक्शन से. और साथ ही में ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरैक्शंस में और प्रोवाइड करता है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब ताकि सारे जितने भी आलतू फालतू मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो सारे घुस ना पाए प्लांट्स के अंदर, उसके लिए वो बैरियर का भी काम करता है. Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, manganese, and minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. एल्जे में जो है डिफरेंट टाइप की सेल वॉल्स बनी रहती है, जैसे सेलुलोज, गैलेक्टेंस है, मैनन्स है, मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हो गया, ठीक. लेकिन जो है प्लांट में सिर्फ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स का ही बना रहता है. दी सेल वॉल ऑफ यंगर प्लांट सेल जो है वो प्राइमरी वॉल है, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिशेस एज द सेल मैच्योर्स, एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टूवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल. जैसे सेल यंग, मतलब जैसे प्लांट यंग होता है तो उसका सेल भी यंग होगा, तो जो यंग सेल होता है उसमें एक सेल वॉल बनती है जिसको बोला जाता है प्राइमरी वॉल बोला जाता है, जो कि ग्रोथ दिखाती है, ग्रो करके जो है मैच्योर
मैच्योर सेल में कन्वर्ट होता है जब सेल, तब वो बन जाता है सेकेंडरी वॉल, जो कि ज़्यादा स्टिफ होता है उसके कंपेयर में, और वो अंदर की तरफ ग्रो करता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। द मिडल लैमिला जो है इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। सो जो मिडल लैमिला होता है, मिडल लैमिला इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। सो जो मिडल लैमिला लेयर प्रेजेंट होता है सेल वॉल्स के बीच का, तो वो लेयर जो है वो किसका बना रहता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना रहता है, जो ग्लू की तरह काम करता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को अटैचमेंट का काम करता है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमिला जो है मे बी traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। क्या होता है ये देखो, ये रही सेल, ये सेल है, ये इस तरह का दूसरे सेल के साथ इसका ये कनेक्शन है, और ये कनेक्शन जो है इसको, ये जो इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, लैमिला, इसके साइड में लैमिलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इसका कनेक्शन है। इस कनेक्शन को क्या बोला जाता है, यहाँ लिखा है, दैट इज प्लास्मोडेस्मेटा बोला जाता है। ठीक है, प्लास्मोडेस्मेटा, जिसके थ्रू वो नेबरिंग सेल से कनेक्ट कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सिग्नलिंग प्रोवाइड कर सकता है, डिफरेंट चीज़ें। फिर आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन्स, मतलब जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन जुड़ी है। सो वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated। ठीक है, देखो इनको ना जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स है, भले उनका फंक्शन डिफरेंट भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सब जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन है इनका। दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम्स है, वैक्यूल्स है। Since the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of endomembrane system। देखो जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स वो भी एक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, मतलब जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन का कवरिंग है, बट स्टिल वो इन सिस्टम में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनके जो फंक्शंस है वो इनसे कोऑर्डिनेटेड नहीं, वो उनके डिफरेंट फंक्शंस है। सबसे पहले बात करते हैं फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। The endoplasmic reticulum. So electron microscope studies of eukaryotic cells reveal the presence of network or reticulum of tiny tubular structures scattered in cytoplasm that is called as endoplasmic reticulum। जब माइक्रोस्कोप से देखा गया यूकैरियोटिक सेल को, तो कुछ एक इस तरह का नेटवर्क दिखा, जो छोटे छोटे ट्यूब्स का नेटवर्क था जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थे। तो इन ट्यूब्स को क्या बोला गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया। सो हेंस ईआर जो है डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, दैट इज ल्यूमिनल इनसाइड ईआर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। सो ईआर के बाहर जितना भी स्पेस है वो है साइटोप्लाज्म, और ईआर के अंदर का जो सारा स्पेस है उसको क्या बोला जाता है? ल्यूमिनल स्पेस या फिर ल्यूमेन बोला जाता है, ल्यूमेन ऑफ ईआर। ठीक। The ER often shows ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called as rough endoplasmic reticulum। सो क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके सरफेस पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बोला जाता है? इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो उसके ऊपर जुड़े रहते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो काफ़ी रफ, ऐसा उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर दिखता है, इसीलिए उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर की वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक नाम दिया गया। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसको बोला गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि वो स्मूथ दिखता है। So RER is frequently observed in cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो उन सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसाइज ज़्यादा होता है। किसके साथ? राइबोसोम्स के साथ। तब उसमें राइबोसोम्स भी ज़्यादा होंगे और ईआर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन। और न्यूक्लियस से कंटिन्यूस, देखो इस तरह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से ये इस तरह से कंटिन्यूएशन में होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in SCR। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो मेजर साइट होता है किसका?
वो होता है लिपिड के सिंथेसाइज का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को। ठीक है, तो लिपिड्स वाले हार्मोन जैसे कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स हो गए, उसका सिंथेसाइज करता है। फिर आते हैं गोल्जी apparatus, इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे हम थोड़ी देर से। गोल्जी apparatus में कैमिलियो गोल्जी 1898 first observed densely strained reticular structures near the nucleus. These were later named Golgi bodies after him. क्या हो गया? सो कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर देखा न्यूक्लियस के पास, और उसको नाम दिया गया गोल्जी बॉडीज। ठीक है, so they consist of many flat disc shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. so इनमें क्या होता है? डिस्क शेप्ड, इस तरह का कुछ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है सिस्टर्नी बोला जाता है, जो कि 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होता है। दिस आर स्टैक्ड पैरेलल वन ईच अदर, ये एक दूसरे के इस तरह से पैरेलली प्रेजेंट होता है, इस तरह से। ठीक है, सो वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग सिस्टर्नी प्रेजेंट है, मतलब जैसे किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3, किसी में 4, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसंट्रेटिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द forming phase and concave trans or the maturing phase. The cis and trans phases of organelles are entirely different but interconnected. देखो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास इस तरह से ये रहता है, ये कुछ सिस फेज है, कुछ ट्रांस फेज है इसका। सॉरी, ये न्यूक्लियस है, ये इस तरह से ये प्रेजेंट होगा। ये वाला जो है वो न्यूक्लियस के पास वाला इसका सिस फेस है, और न्यूक्लियस से दूर वाला जो है इसका वो ट्रांस फेज है गोल्जी का। ठीक है, अब हम इसका हाँ ठीक है, इसका फंक्शन भी देखेंगे। तो 2 फेसेस है, उसका सिस फेस जो न्यूक्लियस के पास है, ट्रांस फेस जो न्यूक्लियस से दूर है। ठीक, ओके, बट ये दोनों जो है डिफरेंट दिखने में थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। The Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either in intracellular targets or secreted outside the cell. So ये गोल्जी का काम क्या होता है ना, so ये क्या करता है? सेल्स के अंदर कुछ भी मटेरियल बन रहा है, जैसे प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, शुगर मॉलिक्यूल्स बन रहा है, कुछ भी अगर सेल के अंदर बन रहा है तो उसको पैकेजिंग करता है और उसको डिलीवर करता है दूसरे सेल्स के अंदर, या फिर अपने ही खुद के सेल्स में किसी और जगह पर। ठीक है, इस तरह से डिलीवरी का काम करता है, इसीलिए न्यूक्लियस के पास होता है, ईआर के पास होता है, ताकि ईआर से जो लिपिड और प्रोटीन्स बने वो उसको पैक कर सके और उसको भेज सके बाहर। So materials to be packed in form of vesicles from ER fuse with cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remain in close association with endoplasmic reticulum. ये क्लोज एसोसिएशन में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लिपिड्स आते हैं बंद करके, फिर वो गोल्जी के सिस फेस में जो उसके पास वाला फेस होता है वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ से वो ट्रांस फेस में मूव करते हैं, ट्रांस फेस से वो जो है वेसिकल्स के फॉर्म में सेल्स के बाहर चले जाते हैं। जो वेसिकल्स होती है, जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ फ्यूज करके सारे सब्सटेंसेस को जो है वो बाहर भेज देता है। A number of proteins synthesized by ribosomes on endoplasmic reticulum are modified in cisternae of Golgi apparatus before they are released from its trans phase. So Golgi apparatus is important site of formation of glycoproteins and glycolipids. ठीक है, सो यहाँ पे 2 टर्म्स आती है हमारे पास, एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स, दूसरे ग्लाइकोलिपिड्स। और एक और सेंटेंस उसने ये बोला है कि जो गोल्जी है तो वो प्रोटीन्स को बाहर भेजने से पहले जो इसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, उसमें किसी चीज़ का एडिशन करता है। किस चीज़ का एडिशन करेगा? शुगर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है प्रोटीन्स के ऊपर। जब प्रोटीन्स के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, वेट, सो शुगर प्लस प्रोटीन, तो वो कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको का मतलब है शुगर, GLYCO ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक, और जब जो है शुगर मॉलिक्यूल
प्लस लिपिड, कोई लिपिड मॉलिक्यूल है तो वो कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड। तो ये काम है गोल्जी का, ठीक, उसको मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन्स का और साथ ही में जो है उसको भेजना सेल्स के बाहर। ठीक है, फिर आते हैं लाइसोसोम्स पर। ओके, एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन बात करेंगे। सबसे पहले ईआर का स्ट्रक्चर देखेंगे। इस तरह से जो है ईआर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये रहा सेल, ये रहा अपना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से इसकी मेम्ब्रेन फ्यूज रहती है, इस तरह का ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाता है, बहुत डेंसली होता है। और इसके ऊपर ये इस तरह से ये दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट, ये छोटे छोटे डॉट राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और साथ ही में ये वाला जो है यहाँ पे, ये वाला जो है यहाँ पे कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो ये बनाता है, ये जहाँ पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये रहा गोल्जी। सो गोल्जी में देखो, एक जो न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, मान के चलो न्यूक्लियस के पास वाला जो फेस है उसका, इसको बोला जाता है सिस फेस, ये वाला इस तरह से, और आगे वाले जो है वो ट्रांसफेज है। इसमें से ये वेसिकल, इस तरह से ये वेसिकल इसमें से निकल करके जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में फ्यूज होता है। देखो, मान के चलो ये वेसिकल गोल्जी से निकला, ये मेम्ब्रेन है, तो ये इस तरह से मेम्ब्रेन है, तो ये पहले जाकर के मेम्ब्रेन में फ्यूज होगा, इस तरह से मेम्ब्रेन में फ्यूज होगा, फिर इसके अंदर का जो कंटेंट है तो वो मेम्ब्रेन के बाहर रिलीज कर देगा। सेम इसी तरह से वो मेम्ब्रेन के अंदर भी अपना कंटेंट रिलीज करता है। ठीक है, बात करते हैं अब लाइसोसोम्स की। सो दिस आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी apparatus। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गोल्जी apparatus जो वेसिकल सिक्रीट करती है, तो वो जो वेसिकल सिक्रीट करती है तो ये वही होते हैं जिसको लाइसोसोम्स भी बोला जाता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक enzymes, hydrolases, lipases, proteases, carbohydrases optimally active at the acidic pH। ठीक है, तो क्या होता है, लाइसोजाइम्स जो है वो गोल्जी से आए हुए वेसिकल्स ही होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेस में लाइपेजेस जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीएस जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, सो ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ऑप्टिमली जो है एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, और ये सारे जो है एसिडिक पीएच पर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, सो दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अभी हमने उसकी बात की। फिर आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की बात करते हैं। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल की तरह ही होता है बट थोड़ा लार्ज होता है साइज में, तो वो उसको बोला जाता है वैक्यूल। वो क्या होता है, एक स्टोरेज साइट होता है। इट कंटेन्स वाटर, वाटर होता है, सैप होता है प्लांट के केस में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ या दूसरे मटेरियल्स होते हैं जो सेल के लिए क्या है, यूजफुल नहीं है। द वैक्यूल इज नॉट बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन को, सो वैक्यूल जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है जिसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। बाकी सबकी डबल मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ इसी की सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सो इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। प्लांट सेल में 90% जो है वैक्यूल प्रेजेंट होता है, मतलब पूरा वॉल्यूम घेरता है प्लांट का, हमने जैसे डायग्राम में देखा। In plants, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other materials against concentration gradients into vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in vacuole than in the cytoplasm. क्या होता है ना, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, वो क्या करती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है बहुत सारे आयंस का, मतलब बहुत सारे आयंस जो है अगेंस्ट उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, वो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए वैक्यूल के अंदर जो है आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। So in amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. So amoeba के अंदर क्या होता है, contractile vacuole होता है। वो भी contractile vacuole किससे मिलकर के बनता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी का कुछ स्ट्रक्चर से इस तरह के फ्यूज वाले स्ट्रक्चर से contractile vacuoles बनते हैं। तो ये contractile vacuoles किस में ज़रूरी होते हैं, osmoregulation में और साथ ही में excretion में।
ठीक। सो इन मेनी सेल्स, सो एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल्स बनते हैं फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करके। ऐसे फूड पार्टिकल्स मान के चलो यहाँ पे ऐसा फूड पार्टिकल रखा है, ठीक है। ये आया अमीबा या प्रोटिस्टा आया, इसने इसको देखा, फिर उसके बाद जो है ये इस तरह से बना देता है अपना, आई एम सॉरी, क्या बना रही हूँ मैं, वेट। इस तरह से जो है ये अपना वैक्यूल बना देता है फूड, इस तरह से अपना ये जो है वो क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है ये इस तरह से, ठीक है। फिर धीरे 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 ऐसे बढ़ते 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 इसको इनगल्फ कर लेगा, फूड पार्टिकल को इनगल्फ करके इसको अंदर जो है अपने अंदर ले जाएगा और उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक। तो ये था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम जो है इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसको पार्ट 3 में देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।